हेलो स्टूडेंट्स, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक हो गए और अपनी तैयारी को जारी कर रहे होंगे। और ये क्लास कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो इतिहास यूनिट है, पहली यूनिट, उसका जो तीसरा पार्ट है भूमंडलीकृत विश्व का वर्णना, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका ये 5वां वीडियो है। जिन बच्चों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या ऊपर आई बटन पर दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को लाइक और शेयर कर दें। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत और महामंदी। यानी जो महामंदी 1929 ईस्वी में शुरू हुई थी, उसका असर संपूर्ण विश्व पर पड़ा था और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा था। इसका असर भारत पर भी पड़ा था। तो क्या असर भारत पर पड़ा था, आइए इस के अंतर्गत हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाले संकट की कपकपाहट बाकी हिस्सों तक भी पहुंच जाती है। यानी जब संपूर्ण विश्व इससे अछूता नहीं रहा, तो भारत पर भी इसका असर पड़ा था। क्या असर पड़ा था, इसको आगे हम पढ़ेंगे। और उससे दुनिया भर में लोगों की जिंदगी, अर्थव्यवस्था, समाज सब कुछ प्रभावित हो गया, सब में परिवर्तन हो गया और भारी गिरावट दर्ज की गई। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, औपनिवेशिक भारत था, यानी जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार मालों का आयातक बन चुका था। यानी भारत से जो कच्चा माल था वो विदेशों को भेजा जाता था, कृषि वस्तुओं को विदेशों को भेजा जाता था, भेजने को निर्यात कहते हैं। और वहाँ से जो तैयार माल होता था, बना बनाया माल होता था, उसको भारत में लाया जाता था। तो कृषि वस्तुओं का निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक बन चुका था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। यानी जब महामंदी आई 1929 में, 1930 के दशक में, तो इसने जो व्यापार था, भारतीय व्यापार, इसको काफ़ी प्रभावित किया। और 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। यहाँ से प्रश्न बन सकता है बच्चों लघुत्तरी में कि वैश्विक महामंदी का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा है। तो पहला तो प्रभाव यह पड़ा कि कृषि वस्तुओं का निर्यात और आयातक तैयार माल का आयातक बन चुका था। लेकिन महामंदी ने जो भारतीय व्यापार था उसको बहुत प्रभावित किया। पहला पॉइंट यह है कि यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, क्या प्रभाव पड़ा? पहला प्रभाव पड़ा 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर जो है लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगीं, तो यहाँ की कीमतें नीचे आ गईं और 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। तो पहला तो असर ये पड़ा है, आयात निर्यात घट गए और गेहूं की जो खाद्यान्न था उसकी कीमत भी 50% गिर गई। अगला है शहरी निवासियों के मुकाबले। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? दूसरा पॉइंट है शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी शहर में रहने वाले लोगों की अपेक्षा जो किसान थे, काश्तकार थे, उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेज़ी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया, जिससे बुरी मार उन काश्तकारों पर पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे या फसल पैदा करते थे। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो व्यापार के उद्देश्य से ही जो है फसलों का उत्पादन करते थे, तो इससे जो है नुकसान हुआ। तो यह दूसरे पॉइंट में हमने समझने का प्रयास किया। जो शहरी निवासी थे, शहरी निवासियों की तुलना में
जो किसान और काश्तकार थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, जूट के बंगाल के जूट या पटसन उत्पादकों को ही देखिए, वे कच्चा माल पटसन उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमतें में 60% से भी ज़्यादा गिरावट आ गई। जिन काश्तकारों ने दिन फिरने की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाने के लिए वास्ते कर्ज ले लिए थे, उनके हालात भी उपज का सही मोल ना मिलने के कारण खराब थी। वे दिनों दिन और कर्ज में डूबते जा रहे थे। इसी विपत्ति को ध्यान में रखकर बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसा कर फसल खड़ी कर जाओ, अब घर पर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। ये स्थिति जो है उस समय किसानों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी और पूरे देश में काश्तकार पहले से भी ज़्यादा कर्ज में डूब गए। खर्चे पूरे करने के चक्कर में उनकी बचत खत्म हो गई थी। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी पड़ी थी। घर में जो भी गहने जेवर थे वे बिक चुके थे। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारतीय सोने के निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफ़ी मदद मिली। इस निर्यात ने ब्रिटेन की आर्थिक दशा सुधारने में तो निश्चय ही मदद की थी, लेकिन भारतीय किसानों को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यानी ब्रिटेन को इससे लाभ हुआ, क्योंकि उसमें ब्रिटेन का यहाँ पर राज था, तो ब्रिटेन से इससे लाभ हुआ, लेकिन भारतीय किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में मंदी अपने चरम पर थी, यानी घोर मंदी आ गई थी 1931 में, और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजरा था। इसी समय महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू कर दिया था। यह मंदी शहरी भारत के लिए इतनी दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद भी जो है शहरों में रहने वाले लोग, ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। यानी जो शहरों में लोग रहते थे कीमत गिर रही थी, लेकिन जिन लोगों की आय निश्चित थी उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ। जैसे शहर में रहने वाले जमींदार जिन्हें अपनी ज़मीन पर बंधा बंधाया भाड़ा मिलता था, या मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई। यानी लोग जो है उद्योगों में पैसा लगाने लगे। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी का असर। अब हमारा अगला पॉइंट है विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर काल। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था में सुधार किए गए, पुनरुद्धार किए गए, नए निर्माण किए गए, ताकि पहले से अधिक स्थिति जो है बेहतर हो सके, तो वो कौन कौन से उपाय किए गए विश्व की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, उन पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि लिखा है इसमें कि पहला युद्ध था, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। यानी पहला युद्ध समाप्त ही हुआ था लगभग 1918 में, और इसके 2 दशक बाद यानी 20 साल बाद लगभग 39-40 में शुरू हो गया था दूसरा विश्व युद्ध, और 45 तक चला था, शुरू हो गया। और यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच था। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ये भी बड़े खेमों के बीच था, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियाँ, जिसमें मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थे। दूसरी खेमे में मित्र राष्ट्र, जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस और अमेरिका थे। इन 2 गुटों के बीच युद्ध हुआ था। तो आपको बच्चों ये ध्यान रखना, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें धुरी राष्ट्रों में कौन कौन, या धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे, और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे। इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मित्र राष्ट्र में सम्मिलित नहीं है, या कौन सा धुरी राष्ट्र से संबंधित नहीं है या है संबंधित। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते, 3-4 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना बच्चों। 6 साल तक
चला यह युद्ध जमीनी, हवाई और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया, यानी जल, थल और वायु हर स्तर से जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इस दौरान इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए और 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। जो वैश्विक जनसंख्या थी उसका लगभग 3% लोग जो है मारे गए थे और करोड़ों लोग घायल हुए थे। अब तक के युद्धों में मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हो गए और कई शहर हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में तहस नहस हो गए या मिल गए। इस युद्ध ने बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। बहुत ही आर्थिक और सामाजिक तबाही हुई। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने लगा था। यानी अब इसमें सुधार कैसे हो, नया निर्माण कैसे हो, ये कठिन था। युद्धोत्तर काल में पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी थीं। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा कर दिया था। देखिए, ये चित्र एक दिया गया है, जिस चित्र में बताया गया सोवियत रूस में युद्ध से तबाह हुए स्टालिनग्राद, जो स्टालिनग्राद था ये युद्ध में तबाह हो गया। ये चित्र बना हुआ है बच्चों। और ऊपर भी एक चित्र है जिसमें रूस पर हमला करती जर्मन टुकड़ियाँ, और ये सीन है जुलाई 1941 का रूस पर हिटलर का हमला, युद्ध में एक निर्णायक महत्व की घटना। देखिए बच्चों, ये इस तरह से युद्ध लड़ा जाता था। इस तरह से टैंकों के माध्यम से युद्ध लड़ा जाता था, जिसमें बहुत भारी जनधन की हानि हुई। अब युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान, आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये क्या है? 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से, यानी जो 2 विश्व युद्ध हुए थे उनसे जो अनुभव निकाले गए, उनसे जो परिणाम निकाले गए, क्या लाभ क्या हानि हुई और क्या परिवर्तन हुआ, तो अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला था, बृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो, यानी जो भी आमदनी हो वो अधिक हो और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती है। यदि रोजगार अस्थिर हो गए, अस्थिर का मतलब है नियमित रूप से ना मिले रोजगार, एक दिन मिला फिर 10 दिन खाली बैठे, फिर 1 दिन 2 दिन मिल गए फिर खाली बैठे, तो ये होता अनियमित, इसको कहते हैं अस्थिर। तो रोजगार अस्थिर होंगे तो आमदनी, आय जो है स्थिर नहीं हो सकती है, आय नियमित नहीं हो सकती है। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जो स्थिर आय है या स्थिर जो यह नियमित आय है, नियमित आय के लिए हमें पूर्ण रोजगार की आवश्यकता होती है या ज़रूरत था। पूर्ण रोजगार भी जरूरी था, लेकिन बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता। आगे क्या कहा गया है कि जो बाजार है वो पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि बाजार में क्या होता है, कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था। यानी जो पूर्ण रोजगार है ये कैसे होगा, ये कीमत और उपज इनके बीच जो उतार चढ़ाव होते हैं उनके आधार पर निर्धारित होता है, और ये जो है सरकार इसमें दखल करती थी। आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबब हमारे बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। जो पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल या प्राप्त किया जा सकता था जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही हो, आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। यानी जो सरकार के पास वस्तुएँ हैं या कोई पूंजी है या श्रम है, इनको एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करने पर रोक की शक्ति होनी चाहिए, तभी जो है हम
इस तरह से पूर्ण रोजगार ला सकते हैं। अगला पॉइंट है संक्षेप में, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक जो विश्व है, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर यानी इस पर यानी जो मेन पॉइंट था, जो द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थितियां पनप रही थीं, उनमें सुधार करने के लिए जो व्यापक जनधन की हानि हुई थी विभिन्न देशों में, उसमें सुधार करने के लिए जो युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार लाया जाए। इसको प्राप्त करने के लिए, आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा तैयार किया गया था। जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर 1944 में, ध्यान रखना जुलाई 1944 यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 1944 में अमेरिका में एक शहर का नाम है न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। यानी 1944 में ब्रिटेन वुड्स में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहाँ पर विभिन्न देशों के अर्थशास्त्रियों, राजनीतिशास्त्री सम्मिलित हुए थे और पुनर्निर्माण के लिए, विश्व की आर्थिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाए गए थे, विचार रखे गए थे, सुझाव रखे गए थे। और क्या था आगे इसमें पढ़ेंगे। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसका स्थापना हुई थी। अब जो हमें घाटा हुआ है इन दोनों विश्व युद्धों में, उससे निपटने के लिए दो संस्थाओं की स्थापना जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में की गई थी। विभिन्न देशों ने मिलकर दो संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया था, जिसमें पहली संस्था है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे अंग्रेजी में IMF के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल मनी फंड। ठीक है बच्चों, की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1944 में ही की गई थी। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल की भाषा में विश्व बैंक कहा जाता है, पहली तो कौन सी स्थापना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं। और दूसरी थी IVRD। ठीक है बच्चों, जिसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन अथवा हिंदी में कह सकते हैं ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। यानी इन दोनों संस्थाओं की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में एक साथ हुई थी, इसीलिए इनको जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यह भी बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, ब्रिटेन वुड्स में किन दो जुड़वा संतानों की उत्पत्ति हुई थी या जन्म हुआ था? तो एक था विश्व बैंक, दूसरा था IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों के पूरे नाम याद होने चाहिए बच्चों, और स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए। प्रश्न कहीं से बन सकता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था भी कहा गया था। तो इसी में विचार रखे गए थे किस प्रकार से देश का उद्धार होगा, आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। तो जहाँ पर हालात ज़्यादा बिगड़ चुके थे, तो वहाँ पर पुनर्निर्माण करने के लिए ये विश्व बैंक ने सहयोग किया था। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी सहयोग किया था, लेकिन उसके कुछ मानदंड अलग थे। अगला पॉइंट है बच्चों यहाँ से कि विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। यानी स्थापना तो 1944 में हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो काम करना शुरू किया संस्था ने, वो 1947 में शुरू किया। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण था। जो भी पश्चिमी औद्योगिक देश थे उनका नियंत्रण था। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। यानी यहाँ पर कुछ वीटो का अधिकार दिया गया था। अमेरिका जो है विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले पर को वीटो कर सकता है।
यानी उस पर अपना नियंत्रण कर सकता है, उसको रोक सकता है। ये पावर है अमेरिका के पास, शक्ति। अब वीटो क्या होता है, आइए वीटो के बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो वीटो क्या है बच्चों? निषेधाधिकार, निषेध अधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमत किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। मान लिया जितने भी सदस्य देश हैं, ठीक है, विश्व बैंक में या IMF में जो भी अपना अंशदान देते हैं, तो उनमें से कोई भी देश, जितने सभी ने मिलकर जो प्रस्ताव पारित किया है ये कार्य होना चाहिए, अगर कोई भी देश असहमत है उससे, तो वो वीटो ले सकता है, उसको खारिज कर सकता है, उस प्रस्ताव को वीटो लेकर खारिज कर सकता है, वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। ये होता है वीटो। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक जो व्यवस्था थी वो राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था थी। क्योंकि संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, तो एक दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, निर्यात करना पड़ता था। तो मुद्राओं की अदला बदली कैसे हो, इसके लिए जो है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी कि अब यहाँ पर हम विनिमय किस आधार पर करें। हर देश की मुद्रा अलग होती थी, तो विनिमय का आधार, विनिमय दर का निश्चित विनिमय दर के आधार पर जो है यहाँ पर एक्सचेंज होता था। इसी व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, जिसको रुपया और डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बांधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे या स्थिर रहता था। हमारे $1 के लिए हमें 20 रुपये देने पड़ेंगे, तो ये निश्चित रहता था। जब भी हम कोई भी आयात निर्यात करते थे तो हमारा डॉलर में ही होता था, और $1 के बदले में कितने रुपए देने होते थे? 20। मान लीजिए मैंने माना है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। ये मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित कर दी गई थी। फिर अगला है हमारा टॉपिक कि प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, यानी जो शुरुआती युद्ध के उपरांत जो वर्ष थे वो क्या थे, उसमें क्या उन्नति या प्रगति या व्यवधान उत्पन्न हुए। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों जापान के लिए व्यापार तथा आय में वृद्धि के एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 1850 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर कितने प्रतिशत रही या कितने प्रतिशत से ज़्यादा रही? तो 8% से ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। जो वैश्विक आय है, पूरे विश्व की जो आय है, उसमें 5% की दर से जो है वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रह गई थी। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ मेहनत करने लगे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी निवेश की, यानी अधिक पूंजी लगाई, अधिक धन लगाया। फिर अगला पॉइंट है औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी व संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले आ रहे औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त या तितर-बितर हो चुके थे। IMF और विश्व बैंक का गठन औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था। जो औद्योगिक देश हैं उनकी कमियों, जो वहाँ पर अर्थ की कमी थी, उसको पूरा करने के लिए इन दोनों संस्थाओं की जो है स्थापना हुई थी। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपने अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश
IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रिटेन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। पहले विकसित देशों पर ध्यान देते थे, अब विकासशील देशों पर भी ध्यान देने लगे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के लिए, यानी गड्ढे से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। यानी जिन देशों का शासन, जिन देशों के गुलाम थे, उन्हीं देशों का वर्चस्व उन संस्थानों में था। यानी विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर इनका वर्चस्व था। औद्योगिक औपनिवेशीकरण के कारण बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना रहा। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, जहां कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहां के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हो रहे थे। कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी। दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए नई आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 या जिसको अंग्रेजी में G77 के रूप में संगठित किया गया। NIEO से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायने में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों में के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके, ऐसा था। अगला पॉइंट है बच्चों, ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद उत्तरोत्तर दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमज़ोर कर दिया। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभावमयी अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, परिवर्तनशील विनिमय दर जो है अपनाई जाने लगी थी। ये बच्चों इकोनॉमिक्स का भाग है विनिमय दर, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करेंगे। 70 के दशक में मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण में ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा था, मजबूर किया जाने लगा था। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी और 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहां काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम था। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। यानी विश्व की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान था।
चीन जैसे देश में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन जो भी हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, टेलीविज़न यानी टीवी हो, मोबाइल फ़ोन हो, खिलौने चीन में बने होते हैं और वहाँ के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है, क्योंकि यहाँ पर जो लेबर होती है, जो मजदूर होते हैं, उन्हें कम पैसे दिए जाते हैं, जिससे इनकी बनाने में जो लागत होती है वो हमारे देश की तुलना में कम आती है। इसलिए ये हमारे देश में कम कीमत पर बिकते हैं और हमारे देश का माल जो है अधिक लागत का होता है, यहाँ नहीं बिक पाता है। तो इस तुलना में जो है लोग सस्ता माल ही खरीदते हैं और ऐसे देश की जो अर्थव्यवस्था वो तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ती है। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया की आर्थिक और भूगोल पूरी तरह बदल चुका है। तो आइए देखिए, इन पर चर्चा कर देते हैं। नेक्स्ट सब जो है, विनिमय दर क्या होती है, विनिमय दर को समझ लेते हैं। विनिमय दर क्या बच्चों? इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए, यानी जब 2 देश, 2 या 2 से अधिक देश व्यापार करते हैं तो चूँकि उनकी मुद्राएं अलग अलग होती हैं, तो व्यापार को आसान बनाने के लिए विनिमय दर का प्रयोग किया जाता है। के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, एक स्थिर विनिमय दर और एक परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर क्या है बच्चों? जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। दूसरे प्रकार की विनिमय दर होती है परिवर्तनशील या लचीली विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। यानी जो लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर होती है वो विदेशी मुद्रा बाजार में, जो विदेशी मुद्रा बाजार है वहाँ पर मुद्राओं की जो मांग होती है, आपूर्ति होती है, यानी किस देश को कितनी विदेशी मुद्रा की मांग है, उसी हिसाब से इसमें बदलाव होते रहते हैं और स्वतः ही ये निर्धारित बाजार की स्थिति के आधार पर स्वतः ही ये निर्धारित होती है। इसलिए इसको परिवर्तनशील या लचीली विनिमय दर कहा जाता है। तो ये था पाठ, आपका समाप्त हो गया है। आज का वीडियो बच्चों कैसा लगा है और इस पर बनने वाले जो महत्वपूर्ण MCQs हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और आप इससे ही अपने नोट्स बनाएं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। और जैसे ही ये पाठ समाप्त हो जाएंगे इसके बाद हम आपके लिए स्पेशल रूप से लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आएंगे, जिसमें उन चुनिंदा प्रश्नों को रखेंगे जो आगामी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है या पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और उनके आगामी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना, प्रबल संभावना है। ऐसे प्रश्नों को लेकर हम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।